ध्यान दो अच्छे से। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड दैट इज द सेल। बायोलॉजिकल चैप्टर है, तो शायद 9th स्टैंडर्ड में हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। फोकस करना, ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट तब बन जाएगा जब आप बिल्कुल रिवीजन नहीं करोगे या बिल्कुल उसको पे फोकस नहीं करोगे। अगर फोकस करके रखोगे, रिवीजन करोगे तो इजी हो जाएगा। आया समझ में? इस चैप्टर के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स सिखाऊंगा और क्वेश्चन एंड आंसर ही सिखाऊंगा। आपको एक्टिविटी खुद करनी है, ये खुद पढ़नी है, लिखना नहीं है। ओके, खुद पढ़ना है और एक्टिविटी परफॉर्म तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज माइक्रोस्कोप रिलेटेड एक्टिविटीज है जो आपके पास अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी, शायद स्कूल में करवाया जाए। ओके, बाकी आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में मैं क्या गाइड करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन क्वेश्चन आंसर। ये जो एक्टिविटीज के पॉइंट है वो आपको खुद रीड करने हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। गॉट इट ना? वैसे भी आपको नॉलेज बुक मिला नहीं होगा, लेटर ऑन मिल जाएगा। ओके, चलो, तो तब तक आपको कहाँ से काम करना है? वीडियो से। इन 1665, रॉबर्ट हुक observed honeycomb like a compartmentalized structure in the crock while observing through a crude microscope. Microscope जो है वो one type of instrument which used in a biological lab, okay, to see smaller objects, जो अपने आंखों से दिखाई नहीं देते ना, वैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप। आया समझ में? लिखा? ओके, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स होगा आपकी लेबोरेटरी में जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। और आप ऐसे इसको ऑब्जर्व करोगे, है ना? और अगर आप कहीं लेबोरेटरी में जाते हो, ब्लड सैंपल कलेक्टिंग लेबोरेटरी में, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दिखने मिलेंगे, है ना? सो दिस इज द माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्रॉक के ऑब्जर्व किया था और उसको हनीकम जैसा स्ट्रक्चर दिखने मिला। हनीकम का स्ट्रक्चर तो पता है ना आपको, हेक्सागोनल्स सारे। ओके, चलो 1 मिनट देना मुझे। ओके, सो रॉबर्ट हुक के बारे में समझ में आया। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्रॉक के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया थ्रू द माइक्रोस्कोप। ही कॉल्ड दिस कंपार्टमेंट्स एज अ सेल। उन्होंने उसको क्या बताया? सेल। लैटिन में सेल का मतलब होता है टीनी रूम, छोटे 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 स्पेस। ओके, टाइनी मतलब कि छोटे, बहुत छोटे स्पेस जो होते हैं, रूम्स, उसको उन्होंने क्या बताया? सेल। उसका नाम ही सेल होता है, तो वहां से उन्होंने बता दिया सेल। बात क्लियर हुई? हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट थिंग, thus the Robert Hooke was the first one to observe and made the cell from the non-living matter. क्रॉक का मतलब पता है आपको?
बुच, क्रॉक होता है बुच, जो रबर का बुच होता है ना, हम बॉटल के ऊपर लगाते हैं, दैट इज नॉन एज क्रॉक। अब क्रॉक जो हो गया वो तो नॉन लिविंग हो गया, क्या हो गया, नॉन लिविंग, एंड दैट्स व्हाई रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट व्हिच ऑब्जर्व एंड द नेम सेल फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। तो एक्चुअली में सबसे पहले सेल वर्ड किसके लिए यूज किया गया था, नॉन लिविंग मैटर, और फिर वहां से वो कहां पे चला गया, लिविंग मैटर्स। ओके, देन लुई वेन हॉक अनदर साइंटिस्ट ऑब्जर्व अ फ्री लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने नॉन लिविंग मैटर जैसे कि क्रॉक, क्रॉक यानी बुच, उसके लिए उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। बट दूसरे साइंटिस्ट ल्यूविन हॉक अनदर साइंटिस्ट जिन्होंने फ्री लिविंग सेल्स, लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है जैसे मैन, प्लांट्स, एनिमल्स, ओके, उनके अंदर सेल को ऑब्जर्व किया और पहले बार सेल वर्ड यूज किया। बात क्लियर हुई, हाई आना। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। ये एक्टिविटी आपको खुद पढ़नी है, इसमें मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करना है। अगर हम माइक्रोस्कोप के लेंस में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या दिखने मिलेगा। सो इफ द एपिडर्मल फोल्ड ऑफ ओनियन बल्ब, आपको करना क्या है इस एक्टिविटी को मैं थोड़ा ओरली बता देता हूँ। ओनियन पल्प लेना है, तो ओनियन पता है ना आपको, ऐसे छिलके निकलते हैं उसके एक छिलका स्लाइड लेना है, और उस स्लाइड को आपको कहां पे ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो when epidermal fold of onion bulb is mounted on the slide of microscope में स्लाइड रखने होते हैं, ग्लास की प्लेट होती है वन, उसके ऊपर जिसको ऑब्जर्व करना होता है वो रख के लिक्विड रखना होता है एक पर्टिकुलर टाइप, और फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। एंड ऑब्जर्व वी कैन ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द टेम्पररी माउंटिंग। द फर्स्ट वन इज एपिड्रेमल सेल्स विच आर स्लाइटली रेक्टेंगुलर इन अ शेप। कैसे शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर। ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन अ शेप एंड साइज। ओके, सारे जो सेल्स है वो शेप एंड साइज में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आपको ये फिगर भी बनानी है, वैसे आप जब वीडियो देखोगे तब नहीं दिखेगा, तो मैंने क्या लिखा, बराबर, तो आपको ये निकल के आ जाएगा। अब दिख रहा है रेक्टेंगल बॉक्स जैसा दिख रहा है सब जगह पे, है या ना। तो दिस इज नथिंग बट सेल ऑफ ओनियन एपिडर्मल फोल्ड। एपिडर्मल मतलब कि आउटर फोल्ड। आपको पूरा छिलका नहीं लेना है, एक कटर भी आता है माइक्रोस्कोप के साथ बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, उस कटर से उसको काट के लेना है, पतला सा लेयर। आपकी लेबोरेटरी में अगर परफॉर्म करवाएंगे तो आप देखोगे, गॉट इट। फिर उसको स्लाइड के ऊपर रखना है, और रखने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। सो द फर्स्ट पॉइंट वी ऑब्जर्व इज दैट एपिड्रेमल सेल्स which are slightly rectangular in a shape. All the cells are similar in the shape as well as size. There is a nucleus which takes up the stain. Okay, बीच में एक न्यूक्लियस भी है, देखो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, है ना, that is the nucleus. वो क्या है, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म सराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो फ्लूइड होता है ना, उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो देखो आप एक रेक्टेंगल टाइप का सेल बन गया, आया ना, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाजू में कुछ दिख रहा है, वो फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड, और दैट फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म। इन अ हायर पावर न्यूक्लियस इट इज क्लियरली सीन दैट अ फेंट आउटलाइन ऑफ द सेल वॉल इज ऑल्सो विजिबल। ओके, अगर आप हायर पावर के साथ देखते हो, देखो ये 100x पावर के पिक्चर है, दिखा, 100x मतलब कि बहुत ही ज्यादा पावर। तो आपको एक ऐसे वॉल दिखेगा, दिख रहा है ये जो बॉडी, ये आउटर लेयर लगाया है ना, दैट इज नथिंग बट वॉल। वो क्या है, वॉल है। बात क्लियर हुआ, आपको वीडियो में ये चीज नहीं दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा वीडियो में। ओके, तो आपको खुद देखना है गूगल पे सर्च करके, जैसे मैंने बताया। तो बात क्लियर हुई, कौन से 5 पॉइंट मिले, यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ दी सेल। जैसे अगर आपको एक मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, बिल्डिंग बनेगा किस में से। ओके, फंडामेंटल पे ना जाए और पहले बताए कि बिल्डिंग बनेगा किस में से। तो वन बिल्डिंग कंसिस्ट सर्वल रूम्स, रूम्स होते हैं कि नहीं, उसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं कि नहीं, और वो रूम बने किस में से, वॉल्स। चारों चारों साइड वॉल हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, रूम बोलेंगे। अब वो वॉल बना किस में से, ब्रिक्स।
तो फाइनली फंडामेंटल यूनिट्स क्या बना? ब्रिक। आया समझ में? लाइकवाइज आवर बॉडी इज बिल्डिंग, एनिमल बॉडी इज बिल्डिंग, प्लांट्स बॉडी इज वन टाइप ऑफ बिल्डिंग, जिसमें अगर आप जाते जाओ, वैसे हमारा बॉडी की बात करें तो हमारा बॉडी बनता किसमें से? तो सिस्टम्स, हमारे बॉडी में काफी सारे सिस्टम्स है, रेस्पिरेशन सिस्टम्स है, डाइजेशन सिस्टम है, एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स है या ना? ये सब के बारे में 10th में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? 10th में। अब ये सिस्टम बना किस में से? तो ऑर्गेन्स में। जैसे कि अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करता हूं तो वो स्टार्ट होता है माउथ से, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, ये सारे उसके क्या है? ऑर्गेन्स। ये ऑर्गेन्स बने किस में से? तो बोलते हैं टिश्यू में से। किस में से बनते हुए? टिश्यू। टिश्यू बने किस में से? तो बोलते हैं सेल में से। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ इज नथिंग बट सेल। सेल कंबाइंड होते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू कंबाइंड होते हैं, ऑर्गेन्स बनते हैं, ऑर्गेन्स कंबाइंड होता है, सिस्टम बनता है, और सिस्टम कंबाइंड होगा तो पूरा बॉडी बनेगा। बात क्लियर हुआ? तो रूट्स में, फाउंडेशंस में कौन है? सेल। और इसलिए बोला है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ दी सेल। द फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हू, उन्होंने सेल वर्ड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दिया था, क्रॉक, माइक्रोस्कोप को ढूंढ के। आया समझ में? बट वो वर्ड धीरे करके किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और आज ऐसा प्रूव है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ दी सेल्स, और यही सेल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ओके? ऑनियन बल्ब 2 ऑल्सो मेड, या 2 इज मेड, ऑल्सो लिखो या 2 लिखो, सेमी है। ऑनियन बल्ब 2 इज मेड ऑफ द मैनी सेल्स विच आर सिमिलर इन अ साइज। अभी पिक्चर आ रहा है ना दिमाग में ऑनियन सेल का? सारे सेल ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप के थे और सेम इन द साइज थे, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं। द माउंटिंग ऑफ ऑनियन पील्स शोज दिस स्ट्रक्चर। ओके, आपको यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बताया गया है, दिख रहा है ना? आपको ड्रॉ भी करना है, लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ कर देना। आया समझ में? नेक्स्ट, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ द सिंगल सेल। अब देखो सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या एक जैसे सेल होते हैं? तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स भी अगर देखो तो एनिमल्स एक ही टाइप के थोड़ी होते हैं। ह्यूमन, लायन, टाइगर, कैट, डॉग, सब अलग अलग है कि नहीं? है या ना? तो एक्चुअली में अगर सेल के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप देखने जाए ना, तो सबसे पहले होता है सिंगुलर सेल ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल है। और दूसरा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल है। तो देखो, सम ऑर्गेनिजम्स आर, वो सिंगुलर सेमी हुआ। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ द सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, और सिंगुलर भी बोल सकते हो। ओके, बट ज्यादातर वर्ड यूज किया जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर एग्जांपल्स में क्या आता है? अमीबा, then Clydomonas, then Paramecium, then some bacteria are in the category of single cell organisms, that means unicellular organisms. इनके बॉडी में, पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है, एक से ज्यादा सेल होता ही नहीं है, और दैट्स वाई वो हमें दिखते भी नहीं है। वी हैव टू ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। हमें उनको किसके अंडर एज्यूम करना पड़ेगा, या किसके अंडर ऑब्जर्व करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। आया समझ में? दिख रहा है? दिस इज द पैरामीशियम, दिस इज द अमीबा। अमीबा ऐसे दिखते हैं। दिस टाइप ऑफ चंपल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, दैट इज नोन एज पैरामीशियम, है ना? आपको पूछा जाएगा शेप ऑफ पैरामीशियम, तो आप लिखोगे लाइक चंपल यानी सैंडल। आया समझ में? फुटवेयर इन शॉर्ट। आया ना? ये सब माइक्रोस्कोप के ही फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको, दिख रहे हैं ना? ये सब यूनिसेल्यूलर, दिस इज पैरामीशियम एंड दिस इज द अमीबा। अमीबा का अनइवन शेप होता है, फिक्स शेप नहीं होता है। बात क्लियर हुआ? यस और नो? ओके। मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ द मेनी सेल्स, बट बाकी के सारे मेनी सेल्स में से बनते हैं, और दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर। ओके, वी लाइज इन अ विच कैटेगरी? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर? हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यूनि या मल्टी? मल्टी सेल्यूलर। आया समझ में? चलो, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? मल्टी सेल्यूलर। ओके,
डू ऑल सेल लुक्स लाइक या अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। आपको यहाँ पे इस एक्टिविटी में डिफरेंट डिफरेंट लिप पिल्स है, टिप्स ऑफ रूट है, ओनियन है, पिल्स ऑफ ओनियन है, ये सब सेल को अभी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना था। और फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि व्हेन यू ऑब्जर्व दिस ऑल द थिंग्स इनसाइड द या अंडर द माइक्रोस्कोप, क्या सारे सेल एक जैसे लगेंगे? तो नो, सेल्स फ्रॉम वन स्पेसिमेन लुक अलाइक इन अ साइज एंड शेप। अगर एक ही स्पेसिमेन के जैसे ऑनियन के ही है तो एक जैसे ही दिखेंगे, चाहे वो ऑनियन मेरे घर का हो चाहे आपके घर का। ऑनियन के सेल एक जैसे ही दिखेंगे, एक जैसा ही शेप होगा, एक जैसा ही साइज होगा। बात क्लियर हुई? बट द सेल एंड शेप ऑफ सेल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लुक द डिफरेंट, ओके। बट साइज एंड शेप ऑफ सेल जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो प्लांट के, तो वो कैसा दिखेगा? डिफरेंट दिखेगा। जैसे कि मानो कि अगर आप ओनियन की ले ले, कोई एक प्लांट ले लेते हो, प्लांट के लिप सेल का ऑब्जर्वेशन करते हो, वही प्लांट के रूट सेल का ऑब्जर्वेशन करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए। तो सेल्स का स्ट्रक्चर एज वेल एज शेप एज वेल एज साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। कैसा होगा? डिफरेंट। बट अगर आपके घर पे जो प्लांट है, सपोज रोज प्लांट है, मेरे घर पे भी रोज प्लांट है, अगर दोनों के रूट्स का सेल स्टडी किया जाए तो सेम लगेगा। बात क्लियर हो रही है ना? बट यस, एक ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट के सेल का स्टडी कैसा रहेगा? डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। बात क्लियर हुई? ओके। डू ऑल द सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या सारे सेल का स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता है? तो ऑल द सेल्स हैव अ न्यूक्लियस एज वेल एज सेल वॉल। स्ट्रक्चर्स मतलब बेसिक फंडामेंटल्स। तो यस, कोई भी सेल आप देखते हो तो उसके अंदर बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? जो सेंटर में होता है। अभी मैंने आपको ओनियन सेल्स में बताया था ना, जो न्यूक्लियस जो बीच में होता है, गॉट इट, सेंटर में। और दूसरा उसके अराउंड क्या होता है? सेल वॉल। और इन न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस बचती है ना, उसके अंदर फ्लूइड होता है। और उस फ्लूइड का क्या नाम दिया था मैंने अभी? साइटोप्लाज्म। तो द न्यूक्लियस इज एम्बेडेड इन अ साइटोप्लाज्म। आया समझ में? सपोज जिस रूम में हम बैठे हैं उसको हम सेल कंसाइडर करें ना, तो उसकी वॉल्स दिख रही है, उस वॉल के अंदर मतलब कि रूम के अंदर के स्पेस में एक एयर का फ्लूइड है। एयर है कि नहीं है? तो वो साइटोप्लाज्म हो गया। क्या हो गया? और मैं ऐसे बीच में जाके खड़ा रहूं तो आई एम एम्बेडेड इन दैट साइटोप्लाज्म एयर एंड आई एम न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल। बीच में खड़ा रहो तो बात क्लियर हुआ? बट सिर्फ न्यूक्लियस भी नहीं होता है, जो बीच में है वो न्यूक्लियस, जो बीच में है वो न्यूक्लियस, बाकी सब भी आएगा। मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, है ना, सब बहुत बड़ी हैवी वर्ड्स पढ़ने वाले बेटा, है ना, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। बट इसलिए मैं स्लो भी जा रहा हूं। कुड वी फाइंड डिफरेंस अमॉन्ग द सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी? प्लांट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स में हम कोई डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे? तो यस, सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर different in the shape, size and structure. They perform, why? Because they have to performing different functions. रूट्स का अलग फंक्शन है, लिप्स का अलग फंक्शन है। लिप को फोटोसिंथेसिस करना है या ना? अगर प्लांट्स के लिप की बात करें तो फोटोसिंथेसिस करना है कि नहीं करना उसको? तो उसके प्लांट्स, उनके जो सेल्स हो गए वो डिफरेंट हो गए। और रूट्स को वाटर एब्जॉर्ब करना है, मिनरल एब्जॉर्ब करना है, तो उसके सेल्स भी क्या हो गए? डिफरेंट, क्योंकि सबके परफॉर्मिंग एक्शन है वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट होते हैं कि नहीं होते? गॉट इट ना? हमारे हाथ का शेप और फुट का शेप डिफरेंट है। अब जस्ट एज्यूम करके देखो कि हाथ का जो शेप है हैंड का, वो फुट में चला गया और फुट वाला स्ट्रक्चर हाथ में आ गया, तो क्या होगा? उल्टा चलेंगे। अब देखना, वहां पे फुट पे थोड़ी गादी ज्यादा होती है, मस्कुलर ज्यादा होता है, क्योंकि उसको प्रेशर कंज्यूम करना होता है। वो फ्लैट होते हैं सबके फुट्स, हैंड के कंपेयर में फ्लैट्स होते हैं कि नहीं, ताकि हमें चलना है सपोर्ट लेके, हाथ से थोड़ी ना चलना है। हाथ है ना, चौड़े होते, वाइड्स होते, पकड़ना है, किसी को लगाना है। लात भी लगा सकते हो, वो बात अलग है, अगर वो कैटेगरी में आते हैं तो। द थिंग इज, जस्ट मैं आपको इमेजिनेशन करवा रहा हूं कि देखा आपने, शेप ऑफ हैंड एंड शेप ऑफ फुट डिफरेंट है या ना? क्योंकि दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। फुट से हमें चलना है, हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, स्टैंडिंग पोजीशन देने के लिए। हाथ में ऐसा कुछ नहीं, हाथ से चीजों को पकड़ना है, पिक करना है ना, इसलिए उसमें भी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट। जैसे मैंने रूट्स का बताया था अभी फंक्शन, उनको वाटर या मिनरल को एब्जॉर्ब करना होता है। और लिप का क्या फंक्शन होता है?
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आया समझ में? एंड दैट्स वाई उनके शेप्स, जो सेल्स है उनके शेप एंड साइज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। व्हाट इज सिमिलैरिटीज कुड बी फाउंड, ओके, बट हर एक सेल के अंदर कौन सी सिमिलैरिटी हमें मिलेगी, लिसन केयरफुली। तो हर एक सेल के अंदर हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। दूसरा क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल, और वो किससे कवर हो जाएंगे, सेल वॉल, उनके अराउंड सेल वॉल होगा। गॉट इट? इन ऑल द टाइप ऑफ प्लांट सेल्स वैक्यूलस आर सीन। वैक्यूलस इज वन टाइप ऑफ बैग, है ना, ओपन बैग्स होते हैं सेल के अंदर। मैं लेटर ऑन आपको एवरी चीज, एवरी एंड ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप याद रखो, ओके। वैक्यूल्स इज दैट आर सीन विद द वेरी लार्ज इनर साइज, ओके। देन both of these characters are similar in a all cell, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स। ये तीन चीजें हर एक सेल के अंदर कॉमनली दिखने मिलेगी, चाहे वो लिफ का सेल हो, चाहे वो रूट का सेल हो, या किसी और पार्ट ऑफ प्लांट का सेल हो। बात क्लियर हुई? यस और नो? ये तीन चीज वहां पे दिखने मिलेगी। सेल्स अपॉन द डिवीजन, ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ये जो ग्रीन पॉइंट में आता है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन, ओके। सेल्स अपॉन द डिवीजन प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ सेल। अगर सेल खुद ब खुद डिवाइड होते हैं तो अपने जैसे नए सेल बना सकते हैं। आया समझ में? एक सेल में से दो सेल बन जाएगा, दो में से चार बन जाएंगे, चार में से छह बनेंगे। सेल डिवीजन होते रहते हैं। सेल जो है वो क्या होते रहते हैं, डिवीजन, और वो अपने में से अपना जैसा ही नया सेल बना देते हैं। Thus, all the cells are produced from pre-existing cell। तो क्या अगर मैं बोलूं कि हमारी जो बॉडी, इन शॉर्ट मेरी जो बॉडी है, वो एक सेल में से इतनी बड़ी बनी, तो इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। इनिशियली देयर इज ओनली वन सेल, फिर वो सेल डिवाइड होते गए, डिवाइड होते गए, डिवाइड होते गए, डिवाइड होते गए, ओके। आपको पता होगा कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो मदर के अंदर यूट्रस होता है, और यूट्रस के अंदर हमारा बर्थ होता है आफ्टर 9 मंथ। तो पहले सिंगल सेल डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? सिंगल सेल। फिर उसमें से सेल डिवीजन से एम्ब्रो बनता है, और फिर एम्ब्रो से लेके आगे जाके पूरा एक चाइल्ड बन जाता है इन द यूट्रस ऑफ द मदर, और फिर आफ्टर 9 मंथ उसका बर्थ होता है ना। लेटर ऑन हम 10th के अंदर इसको कवर करने वाले हैं कि कैसे ये काम होता है। क्लियर? रिप्रोडक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स की कैसे बना सकते हैं, प्लांट अपने जैसा नया प्लांट कैसे बना सकता है, ह्यूमन बींग अपनी जैसे ह्यूमन बींग कैसे बना सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 ऑफ 10th साइंस। 10th के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो आपको वैसे भी पढ़ना है ना, 10th से पहले छोड़ देने वाले को पढ़ रहा है, ओके। तो वो वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन वो वहां तब इजी हो जाएगा जब हम यहाँ पे सेल्स के बारे में पढ़ के जाएंगे, ओके। क्लियर हुआ? तो एवरी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से बनता है। बात क्लियर हुआ? ओके। हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर मतलब कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बॉडी डिजाइन कंसिस्ट करते हैं, लाइक अस, हमारी बॉडी डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो हायर ऑर्गेनिज्म हैव अ सेल ऑफ डिफरेंट काइंड, क्योंकि देखो मैंने बताया कि हमारे ऑर्गेन्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। नोज का डिफरेंट फंक्शन है, कान का डिफरेंट फंक्शन है, ईयर का, माउथ का डिफरेंट है, आइज का ईयर डिफरेंट है, हैंड का डिफरेंट है, इंटरनल ऑर्गेन्स का भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। स्टमक का अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग है। ऐसा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन आज छुट्टी पे है तो स्टमक काम कर लेगा? इज इट दैट? नो। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट फंक्शंस, यस और नो? एंड दैट्स व्हाई डिफरेंट पार्ट कंसिस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। So higher organisms have a cell of different kinds, and this cell performs the specific function। हाँ, हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है। स्टमक के अंदर जो सेल्स है, बॉडी के स्टमक के इनर वॉल के अंदर, वो उनका स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। उनको जो करना है वही करना है, फिर दूसरे का फंक्शन परफॉर्म कर सकते नहीं है। जैसे कि टंग के ऊपर जो सेल है ना, वो ऑलिफेंट्री सेंसेशन करते हैं, मतलब कि वो स्वाद पहचानते, ओके। फिर वो सुनने लगेंगे, कान को बोल देगा तुम छुट्टी पे चले जाओ, मैं सुन लेता हूं। इज इट दैट? नो। तो पर्टिकुलर सेल्स जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनका शेप एज वेल एज साइज भी उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली ही होता है। ईच सेल परफॉर्म द सर्टेन बेसिक फंक्शन, एंड देयरफॉर देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द सेल। जैसे क्लास में हमने कैसा काम बांटा हुआ है, इन मैथमेटिक्स और साइंस अमित सर पढ़ाएंगे, सोशल साइंस एंड इंग्लिश योगेश सर पढ़ाएंगे,
एडमिनिस्ट्रेशन के लगता कोई भी काम हो, पेपर वगैरह शो करना हो, ये हो, शीतल मैम करेंगे, अटेंडेंस का ये करेंगे, टेस्ट ये लेगा, टेस्ट पेपर ये बनाएंगे, टेस्ट पेपर ये चेक करेगा। सारा जो वर्क था हमारे पास वो हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। आपके स्कूल में भी ऐसा होगा, आपके घर में भी ऐसा चलता होगा, है ना। पापा के कुछ स्पेसिफिक काम होते होंगे, दूध लाना सबसे पहला तो, है ना। और मम्मी का एक स्पेसिफिक काम होता होगा, खाना बनाना, चाय बनाना, ओके। जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाना, वो लिस्ट पापा को थमाना, पापा जाएंगे, या तो फिर इन बिटवीन कुछ भी आ गया तो आपकी ड्यूटी रहती होगी। आपकी घर के काम में एक कोई ना कोई ड्यूटी फिक्स होती होगी कि भाई एक क्लोथ है, वाउंड करके उसको रखने हैं, मम्मी ने बोला है ना। मम्मी ने सुखा दिया, उसको वाउंड करके रखना है, काम वाली बाई ने सुखा दिया, इसको वाउंड करके रखना है ना। चद्दर वगैरह कंप्लीट रखना है, आपकी ड्यूटी में आता होगा शायद। तो द थिंग इज व्हाट, हमने हमारे घर में जितना भी काम था उसका एग्जैक्टली डिवीजन कर दिया है कि नहीं। उससे काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हाँ या ना। तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलना पड़ता है, अगर हमारे जैसे है ह्यूमन बींग है तो स्पीक करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सेंसेशन करना पड़ता है, डाइजेशन करना पड़ता है, फूड इंटेक करना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो ये सारे वर्क्स है बॉडी के पास, सारी चीजें है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबरिंग वर्क जो है उसका बॉडी के अंदर क्या हुआ है, डिवीजन। इसीलिए पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर ही करेगा। आया समझ में। जैसे कि सुनने का काम ईयर ही करेगा, क्योंकि ईयर के पास ही वो सेल है, दूसरे के पास नहीं है। देखने का काम सिर्फ कौन करेगा, लाइट के सेंसेशन वाले जो सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ आइस में ही है, दूसरे के पास नहीं है। सोचने का काम माइंड ही करेगा, क्योंकि वो सेल्स किसके पास है, माइंड के पास। फिर हाथ सोचने लगेगा तो पॉसिबल है, इज इट नॉट पॉसिबल, गॉट इट ना। सो यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन का सॉरी लेबर्स का क्या हुआ होता है, डिवीजन। Cell organisms are specific components, cell organisms are specific components of each cell and which perform the particular function. What is a cell made of and what is the structure organization of cell? Now question is that कि cell जो है किस में से बना है और structure organization कैसा है cell का। तो every cell has a plasma, cytoplasma देखा था ना हमने, साइटोप्लाज्म अभी बोला था ना। तो प्लाज्मा इज वन टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड, ओके। तो एवरी सेल हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म्स आर इनक्लोज्ड विद इन दिस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म नहीं है, माय मिस्टेक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है, मेम्ब्रेन यानी वन टाइप ऑफ पर्दा। तो जो हमने वॉल बताई थी ना इस रूम के अंदर, वो मेम्ब्रेन है, ऐसा समझ लो। वो क्या है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन वर्ड्स आपको पता होगा कि आरओ में यूज होता है। आरओ, घर पे आरओ होता है ना, उसमें मेम्ब्रेन वर्ड यूज होता है, हाँ या ना। अब ये मेम्ब्रेन क्या करता है पता है, अपने में से कुछ चीजों को पास होने देता है, कुछ चीजों को पास नहीं होने देता। जैसे वाटर को पास होने देगा लेकिन सॉल्ट को नहीं पास होने देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आरओ की यूज करते हैं सॉल्टी वाटर को फिल्ट्रेट करने के लिए, करते हैं कि नहीं। तो मेम्ब्रेन वर्ड किसके लिए काम आता है पता आया, फिल्ट्रेट करने के लिए। तो ए मानो की सेल की वॉल है, तो उसी वॉल को मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मतलब कि कुछ चीजें सेल के अंदर आ सकती है, कुछ बाहर जा सकती है, लेकिन कुछ चीजों का रेस्ट्रिक्शन है जो कभी भी सेल के अंदर आएंगे नहीं। तो इस तरह का फिल्ट्रेशन का काम जिसका है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल है वही क्या हो गया आपका, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात क्लियर हुई, यस और नो, है या ना। अब देखो एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एवरीवेयर, एवरी सेल हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल इज नॉट, मतलब एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेल वॉल है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर। उस मेम्ब्रेन को वॉल क्यों बनाते हैं हम, रूम का या तो फिर हमारा कंपाउंड वॉल क्यों बनाते हैं हम बिल्डिंग में, वॉल ना बनाए तो नहीं। दूसरा वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन। द मेन थिंग इज व्हाट इज द एम ऑफ बिल्डिंग द वॉल, प्रोटेक्शन। तो कुछ सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, सेल वॉल नहीं होती है। कुछ के अंदर सेल वॉल प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है। बात समझ में आया। इन शॉर्ट जो आउटर लेयर है ना उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं। बात क्लियर हुई। अब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस और दूसरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म आर इनक्लोज्ड विद इन दिस मेम्ब्रेन। देयर आर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। फिर सेल के अंदर जो भी है ना, डिफरेंट पार्ट्स, जैसे राइबोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं
ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, आया समझ में? एंड दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, उनका जो फंक्शंस है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब उसी के बारे में स्टडी करेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है क्या, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है हमें। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सब कुछ लिखना है सिवाय ऐसा, ये जो ए टाइप के ग्रीन लेटर है ना, उसके अलावा सब लिखना है, एक्टिविटी के पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, बराबर। सो मैं बताता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है वो समझ लीजिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, बताया था ना अभी। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। वैसे अभी आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रखनी है दिमाग में कि ये है क्या, समझ लो कि वो वन टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है जो बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। लिविंग एंड प्रोटीन, प्रोटीन तो वैसे पता होगा ना, आप प्रोटीन बढ़ाने के लिए बॉडी में क्या फूड इंटेक करते हो? दूध में तो दूध मतलब मिल्क, मिल्क के अंदर सब कुछ होता है, इट्स अ बैलेंस्ड फूड। ओके, बट अगर आपको एग्जैक्टली प्योर प्रोटीन चाहिए ना, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? पल्सिस। पल्सिस मतलब कठोर। मग खाते हो आप, चना, ग्राम, है ना, ये सब क्या है? पल्सिस है, उससे प्रोटीन बढ़ता है। आया समझ में? इसलिए घर में हर एक वेनेसडे को मक्की दाल बनेगी। हाँ, दैट इज द रीजन, है ना। मम्मी को पूछना व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन फॉर मेकिंग दिस मग दाल ऑन एवरी वन डे इन अ वीक, है ना। ऐसे बना दिया है क्योंकि प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? प्रोटीन, वेयर इज द प्रोटीन रिक्वायर्ड? सबसे पहला कहाँ पे चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड और प्रोटीन में से बना हुआ है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट द सेल। मैंने बताया था ना अभी मेम्ब्रेन के बारे में, आरओ मेम्ब्रेन्स के साथ कंपेयर नहीं किया था हमने। मेम्ब्रेन वर्ड उसके लिए यूज होता है कि कुछ को जाने देता है, कुछ को आने देता है, सबको आने जाने की परमिशन नहीं है, फिल्ट्रेट का काम करता है वो। तो देखो लिखा है ना कि इट इज फ्लेक्सिबल, पहले तो फ्लेक्सिबल है, दूसरा अलाउस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट द सेल। किसी को सेल के इन और आउट होना है, फोकस कर देना। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स कट होते हैं, फोकस नहीं करोगे कुछ याद नहीं रहेगा। तो अगर किस मटेरियल को सेल के इन और आउट होना है तो उसको मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा। किसके थ्रू जाना पड़ेगा? मेम्ब्रेन। इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देखो दूसरा, ऐसा नहीं है कि वो सबको जाने देगा, इट इज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है? वो कुछ स्पेसिफिक चीज को इन होने देगा और कुछ स्पेसिफिक चीज को ही आउट होने देगा, सबको इन आउट करने देगा नहीं। इसलिए क्या वर्ड आया? selective permeable membrane because it allow entry and exits only some substances। बात क्लियर हुई? yes or no? चलो नेक्स्ट, diffusion। diffusion is the movement of the substance from the one region। diffusion already we covered in the chemistry chapter number 1। intermixing of two types of component पढ़ा था ना by its own, that is known as diffusion। So diffusion is the movement of substance from one region of higher concentration to region of which concentration? Lower concentration। मानो कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, वहां पे कम है, तो ऑक्सीजन गैस हायर टू लोअर की ओर जाएगा अपने आप बाई इट्स ओन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो गैसियस एक्सचेंज, जैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता है फ्रॉम द सेल टू आउटर एनवायरमेंट और वाइस वर्सा अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? डिफ्यूजन। मानो कि ये सेल है जस्ट फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर O2 कम है और बाहर एनवायरमेंट में ए हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बराबर ना। बाहर में O2 ज्यादा है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के O2 अपने आप डिफ्यूज होगा, अंदर चला जाएगा। अब मानो कि अंदर CO2 बढ़ गया और बाहर CO2 क्या है? कम, तो CO2 अपने आप बाहर से अंदर आ जाएगा, डिफ्यूज। क्लियर हुआ? आया ना? यस और नो? दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस प्रोसेस, नया वर्ड है। ऑस्मोसिस मतलब आरओ, आरओ का नाम पता है आपको? फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, मतलब आरओ में जो प्रोसेस होता है ना, इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस होता है, या ऑस्मोसिस में जो प्रोसेस होता है ना उसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो आरओ में होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट होता है, और यहाँ पे मूवमेंट किसका होता है? वाटर का। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ विच कॉन्सेंट्रेशन? जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की और क्या होगा? जाएगा वाटर। थ्रू द विच मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं जो भी है वो सबको नहीं जाने देगा, सिर्फ वाटर को जाने देगा, इसलिए हम इसको कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि वो वाटर को ही पास होने देता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देता है, इसलिए स्पेशल केस हो गया। फिर होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
समझते जाना। हाइपो मतलब कम, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। सो व्हेन द आउटर साइड ऑफ द सेल हैज अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखो डाइल्यूट मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन, ओके, देन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। हाँ क्यों, क्योंकि देखो वाटर के अंदर अगर कोई आयंस है तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर करते हैं, वाटर का नहीं। तो अगर आयंस कम हो गए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाएगा। आयंस कम हो गए मतलब क्या, आयंस कम है, वाटर क्या है, ज्यादा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ ना हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेप, सेल के अंदर जो वाटर है उसके जगह पे बाहर जो वाटर है सेल के, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो अब वाटर बाहर से किसके अंदर चला जाएगा, अंदर, ओके। सच अ सॉल्यूशन कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल्स स्वेल्स। क्यों, क्योंकि बाहर का वाटर कहां जा रहा है, अंदर, और अंदर जाएगा तो सेल क्या होगा, फूलेगा, स्वेल्स, बढ़ेगा। क्लियर हुई। उससे उल्टा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज्यादा, पता है ना आपको, हाइपर मतलब ज्यादा। इफ आउटसाइड सेल हैज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अब सेल के बाहर डाइल्यूट की जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस मतलब वाटर कम आयंस ज्यादा। तो बाहर वाटर कम हो गया, अंदर वाटर क्या हो गया, ज्यादा। तो अंदर का वाटर कहां चला जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, हाइपो का ऑपोजिट, अंदर का वाटर कहां चला जाएगा, बाहर। तो जो सेल है वो कोलैप्स हो जाएगा। वाटर खाली हो गया तो सेल क्या हो जाएगा, कोलैप्स, क्योंकि उसका प्लाज्मा तो फ्लेक्सिबल है ना। और अगर वाटर इन चला गया तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल। तो यहाँ पे देखो लोअर हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, देन it is known as hypertonic solution. In a such a solution cell going to be shrink या तो फिर collapse बोल लो, collapse मतलब भी समेट जाना, shrink मतलब भी समेट जाना। water is passed out the cell, आया समझ में। अब हाइपो और हाइपर में समझ में आ गया। Let me ask you one question. What is the hypotonic? Now, what event happens in a hypotonic solution? Yes, cells going to be swell because the water from outside the cell going to inside the cell. Okay. Now, which event is occurring in a hypertonic solution? Water is passed out from cell to outer side, and that's why cell going to be shrink. Yes or no? Now, if isotonic solution is there, iso matlab same, matlab the concentration difference inside the cell and outside the cell is same. So water never pass in or out. दोनों साइड वाटर क्या हो गया, सेम। ओके, तो वाटर आउटर साइड ऑफ द सेल सेम concentration that of the inside the cell, then it is known as isotonic solution, and in such solution water does not enter or leave the cell and cell remain, ना सेल स्वेल होगा ना तो वो श्रिंक होगा। बात क्लियर हो गई। सॉल्यूशन इज मेड ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, वाटर ज्यादा होता है उसके अंदर मैं NaCl डालता हूं तो वाटर इज सॉल्वेंट और NaCl इज सॉल्यूट। आया समझ में, बोथ टुगेदर मेक वो सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मैं वाटर के अंदर शुगर ऐड करता हूं तो शुगर सॉल्यूशन। एंड इन अबव एग्जांपल वाटर इज नथिंग बट व्हाट, एंड द सॉल्यूट्स आर शुगर, सॉल्ट, सेल सेप कंटेंट, सेल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो वाटर के अंदर। हमारे बॉडी में ज्यादातर वाटर है, पता है ना आपको, 70% वाटर है। आया समझ में। तो वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, बाकी सब उसके अंदर क्या हो गए, सॉल्यूट। तो अप टू नाउ कोई डाउट हो तो बताओ। कंफर्म। ओके, यहां तक की बात हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑस्मोसिस विद द एग सिखाऊंगा। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।